नमस्कार साथियों, हिंदी ज्ञानशाला चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम अध्ययन करेंगे सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक काव्य की रीतियाँ, काव्य के गुण एवं काव्य के दोष से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नावली। साथियों, यह तीनों टॉपिक ऐसे टॉपिक हैं जिनको कि हम एक साथ पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक दूसरे से कोरिलेटेड होते हैं, एक दूसरे से संबंधित होते हैं तथा इन टॉपिक से प्रत्येक एग्जाम में आपको 6 से 8 प्रश्न जो हैं वो देखने को मिलते हैं, या इनके जो प्रश्न जो हैं 6 से 8 प्रश्न जो हैं वो हमारे इन तीनों टॉपिक से बनते हैं। हमारी जो आगामी परीक्षा है आरपीएससी सेकंड ग्रेड, उसमें भी आपको 6 से 8 प्रश्न जो हैं इसी टॉपिक से दिए जाएंगे। तो आपको एक ही वीडियो में अधिक से अधिक नंबरों, यानी कि हम कह सकते हैं 14 से 18 नंबर जो हैं वो उसकी तैयारी करवाने हैं, तो मैं यह वीडियो जो है वो आपके लिए लेकर आई हूँ। तो बिना देरी किए हम शुरू करते हैं काव्य की रीति, काव्य के गुण एवं काव्य के दोष से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नावली। पहला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा साथियों, इष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली काव्यम, अर्थात इष्ट अर्थ से युक्त पदों को काव्य कहते हैं। काव्य के संबंध में यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? तो इष्ट अर्थ से युक्त पदों को काव्य कहते हैं। यह परिभाषा देने वाले आचार्य हैं आचार्य दंडी। आचार्य दंडी का समय 7वीं शताब्दी का माना जाता है। साथ ही साथ इनके महत्वपूर्ण काव्य ग्रंथ का नाम काव्यादर्श है, यह भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, तद दोषो शब्दार्थो सगुणावलन कृति पुनः व्यापी, अर्थात दोष रहित, गुण सहित तथा यदा कदा अलंकार विहीन शब्दार्थ को काव्य कहते हैं। तो काव्य के संबंध में यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? काव्य के संबंध में यह परिभाषा आचार्य मम्मट द्वारा दी गई है। आचार्य मम्मट का समय 11वीं शताब्दी के उत्तरार्ध का माना जाता है। साथ ही साथ इनके काव्य ग्रंथ का नाम है काव्य प्रकाश, आपको याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला प्रश्न है, वाक्यम रसात्मकम काव्यम, अर्थात रसपूर्ण वाक्य ही काव्य कहलाता है। काव्य के संबंध में यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? तो काव्य के संबंध में यह परिभाषा आचार्य विश्वनाथ जी द्वारा दी गई है। आचार्य विश्वनाथ जी का समय 14वीं शताब्दी का माना जाता है। साथ ही साथ इनके महत्वपूर्ण ग्रंथ का नाम है साहित्य दर्पण, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, अर्थात रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाले शब्द ही काव्य कहलाते हैं। काव्य के संबंध में यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? तो पंडित राज जगन्नाथ जी द्वारा कहा गया है कि रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, अर्थात रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाला शब्द जो है वह काव्य कहलाता है। आचार्य जगन्नाथ जी का जो समय है वह 17वीं शताब्दी के मध्य का माना जाता है और इनके प्रमुख काव्य ग्रंथ का नाम रस गंगाधर है। साथियों, इन चारों परिभाषाओं को आपको मोस्टली रटना है, एक तरह से याद रखना है, ताकि आप कभी भी भूले नहीं, क्योंकि यह जो चारों परिभाषाएं हैं कभी न कभी किसी न किसी परीक्षा में आती ही रहती हैं और ये चारों परिभाषाएं जो हैं वो मोस्ट इंपोर्टेंट कहलाती हैं। अगला प्रश्न है हमारा, आचार्य भरत मुनि व दंडी ने काव्य के गुणों की संख्या कितनी मानी है? तो आचार्य भरत मुनि तथा दंडी दोनों ही काव्य के गुणों की संख्या 10 मानते हैं। 10 कौन कौन से हैं वो हम देखते हैं। पहला है श्लेष, दूसरा है प्रसाद, तीसरा है समता, चौथा है समाधि, पांचवा है माधुर्य, छठा है ओज, सातवां है कौमार्य, आठवां है अर्थ व्यक्ति, नौवां है उदारता और 10वां है कांति। मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना है आपको। कई बार पूछा जा सकता है कि निम्न में से आचार्य भरत मुनि ने काव्य गुणों की संख्या नहीं मानी है। 4 ऑप्शन देकर आपसे पूछ लिया जाएगा, तो आपको इन 10 का नाम याद रखना है। अगला प्रश्न है, आचार्य मम्मट ने काव्य गुणों की संख्या कितनी मानी है? जहां पर भरत मुनि और दंडी आचार्य जो हैं वे काव्य गुणों की संख्या 10 मानते हैं, वहीं आचार्य मम्मट ने काव्य गुणों की संख्या जो है उसमें कमी की है और 3 ही संख्या वे बताते हैं। पहला कौन सा है? माधुर्य गुण, दूसरा है ओज गुण और तीसरा है प्रसाद गुण। यही सर्वमान्य है और वर्तमान में जब हम पढ़ते हैं तो इन तीनों गुणों को ही हम पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ओज शब्द का अर्थ क्या है? तो ओज शब्द का अर्थ होता है तेज, दीप्ति या उत्तेजना। अगला प्रश्न है, काव्य गुणों से संबंधित वृत्तियां या रीतियां कौन कौन सी हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यहीं से आपसे पूछ लिया जाता है, पद भी बनाकर आपसे पूछ लिया जाता है, क्योंकि ये दो तीनों काव्य गुण हैं या काव्य दोष हैं या काव्य वृत्तियां हैं, ये सारी आपको इन्हीं से कोरिलेटेड होती हैं।
माधुर्य गुण जो हैं उसमें वैदर्भी रीति प्रयुक्त होती है और उपनागरिका वर्ती जो है वह प्रयुक्त होती हैं। आपको याद रखना है इसमें प्रसाद गुण जो होता है उसमें पांचाली रीति का प्रयोग किया जाता है और कोमल वृत्ति जो है इसमें दी जाती है। अगला है ओज गुण। ओज गुण में आपको गौड़ी रीति मिलेगी और पुरुष यानी कि कठोर वृत्ति जो है उसके शब्द जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। तो काव्य के गुण से संबंधित वृत्तियां और रीतियां कौन कौन सी हैं? 3 तो आपकी गुण हैं और तीनों की रीतियां भी हैं और अलग अलग इनकी वृत्तियां भी दी गई हैं। आपको इनको याद रखना है। अगला प्रश्न है श्रुति मधुरता, ट वर्ग तथा सामासिक पदावली से रहित सरसता, आह्लादता, चित्त की द्रवणशीलता, आर्द्रता, रसपूर्णता आदि किस काव्य गुण में पाए जाते हैं? तो ये सारी जो बातें हैं वह माधुर्य गुण में पाई जाता है। यानी कि माधुर्य गुण जब आप पद में देखेंगे तो वहाँ पर ट वर्ग जो है वह नहीं मिलेगा। श्रुति यानी कि सुनने में आपको वह पद जो है मधुर लगेगा। सामासिक यानी कि बड़े बड़े पदों से युक्त जो पद होते हैं वह नहीं देखने को मिलेंगे। उसमें सरसता होगी, रसपूर्ण होंगे, हृदय को पिघला देने वाले शब्द जो हैं उनका प्रयोग किया जाएगा। ये सारे गुण जो होते हैं माधुर्य गुण के होते हैं, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है जिस प्रकार सूखे ईंधन में अग्नि तुरंत व्याप्त हो जाती है उसी प्रकार चित्त में शीघ्र ही व्याप्त हो जाने वाला काव्य गुण है प्रसाद। प्रसाद गुण के संबंध में यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? तो आचार्य मम्मट द्वारा कहा गया है कि जिस प्रकार से सूखे ईंधन यानी कि लकड़ी में अग्नि जो है तुरंत व्याप्त हो जाती है उसी प्रकार चित्त यानी कि हृदय में शीघ्र व्याप्त हो जाने वाला जो काव्य गुण होता है वह होता है काव्य का प्रसाद गुण। प्रसाद गुण जो होता है उसकी तुलना उन्होंने सूखी ईंधन से की है, यह आपको यहाँ पर याद रखना है। अगला प्रश्न है हमारा साथियों कि जिस रचना को पढ़ने अथवा सुनने से पाठक अथवा श्रोता के मन में आवेग और उत्साह पैदा हो उसमें कौन सा काव्य गुण होता है? यानी कि कोई अगर रचना या पद दिया गया हो उसको पढ़ते या सुनते समय हमारे मन में आवेग नामक संचारी भाव, साथ ही साथ वीर रस का जो स्थायी भाव है उत्साह अगर हमारे हृदय में पैदा होता है तो वहाँ पर ओज नामक काव्य गुण जो है वह प्रयुक्त होता है। अगला जो है कविता की पंक्तियां दी गई हैं जयशंकर प्रसाद जी की कि किरण धनुओं का समूह यह आया अंधकार चढ़ता चढ़ता। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा काव्य गुण है? तो यहाँ पर कोमलकांत पदावली दी गई है, सरसता दी गई है, मधुरता है, इसी कारण से यहाँ पर माधुर्य काव्य गुण जो है वह प्रयुक्त हुआ है। अगला प्रश्न है किस काव्य गुण में कोमलकांत पदावली वर्गों के 5वें वर्ण क वर्ग त वर्ग का अधिक प्रयोग तथा करुण रस, शांत रस, वात्सल्य रस और हास्य रस भी पाया जाता है, साथ ही साथ नीति, भक्ति आदि की भी प्रधानता रहती है, तो वह कौन सा काव्य गुण होता है? यानी कि क वर्ग के जो 5 वर्ण हैं ञ न न म वे सारे, क वर्ग के जो 5 वर्ण हैं वे, त वर्ग के जो 5 वर्ण हैं वे, साथ ही साथ करुण रस, शांत रस, वात्सल्य रस और हास्य रस ये अगर किसी पद में पाए जाते हैं, साथ ही साथ नीति की बात की गई हो या भक्ति की कोई अगर बात करता है उस पद में, तो वहाँ पर प्रसाद गुण की प्रधानता रहती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखना है आपको। अगला है समस्त गंभीर अर्थपूर्ण वाक्य द्वित, संयुक्त तथा परुष वर्णों का अधिक प्रयोग, रेफ तथा मूर्धन्य ध्वनियों का प्रयोग, अलंकारों का अधिक प्रयोग, साथ ही साथ लंबे लंबे समासिक पदों की प्रधानता, ढ और ण शब्द जो हैं वर्ण जो हैं उनका अधिक प्रयोग, साथ ही साथ वीर रस, रौद्र रस, विभत्स रस और भयानक आदि रसों का अगर किसी पद में या वाक्य में अगर समावेश होता है तो वहाँ कौन सा काव्य गुण माना जाता है? तो वहाँ पर ओज नामक काव्य गुण जो है वह पाया जाता है। अगला प्रश्न है एक पद दिया गया है कि सगन कुंज छाया सुगद, शीतल मंद समीर, मन वे जात अजो वहे व जमुना के तीर। मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार परीक्षा में यह पद जो है आया है। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा काव्य गुण है? तो उपयुक्त पंक्ति में माधुर्य काव्य गुण जो है वह दिया गया है। साथियों एक बात आपको याद रखनी है कि माधुर्य गुण के साथ हमेशा वैदर्भी रीति जो है उसका प्रयोग होता है। अगर आपसे वैदर्भी रीति पूछ लिया जाए, अगर यह प्रश्न काव्य गुण के संबंध में न होकर काव्य के रीति के रूप में पूछ लिया जाए तो आपको वहाँ पर वैदर्भी रीति लगानी है।
अगला पद दिया गया है, कनक किनन नूपुर धुनी सुनी, कहत लखन सन राम हृदय सुगुनी। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा काव्य गुण है? तो कोमलकांत पदावली होने के कारण से यहाँ पर माधुर्य काव्य गुण या वैदर्भी रीति का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है हमारा साथियों, पंक्तियां दी गई हैं, किसने कहा पाप है समुचित, स्वतंत्र प्राप्ति हित लड़ना, उठा न्याय का खड्ग समर में अभय मारना मरना। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा काव्य गुण है? तो जिस काव्य पंक्ति में आपको वीरता, उत्साह या आवेग आदि के गुण दिखाई देते हैं, साथ ही साथ हृदय में एक दीप्ति जो जागृत होती है, तो उस काव्य गुण में उस पंक्तियों में ओज काव्य गुण जो है वह रहता है। तो इन पंक्तियों में भी ओज काव्य गुण जो है वह हमें दिखाई देता है, यह आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, सच पूछो तो शर्मे ही बसती है दीप्ति विनय की। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा काव्य गुण है? तो इस पंक्ति में भी हमें ओज काव्य गुण जो है वह दिखाई दे रहा है, इसी कारण से इस पंक्ति में ओज काव्य गुण है। अगला प्रश्न है, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विष रहित विनीत सरल हो। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा काव्य गुण है? तो प्रस्तुत पंक्ति में ओज काव्य गुण जो है वह दिया गया है। साथियों, जिस काव्य पंक्ति में आपको उत्साह, वीरता या आवेश आदि का भाव दिखाई दे, वहां पर ओज गुण होता है, साथ ही साथ वहां पर गोड़ी रीति जो है वह भी होती हैं। ये दोनों बातें जो हैं आपको याद रखनी है। दोनों पंक्तियां जो दी गई हैं वह हमारे द्वितीय राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की है। अगला प्रश्न है हमारा, हो श्वसित पवन 49 पिता पक्ष से तुमुल, एकत्र वक्ष पर वहां वाष्प को उड़ा अतुल, शत गुणावृत तरंग भंग उठते पहाड़, जल राशि राशि जल पर चढ़ता खाता पछाड़। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा काव्य गुण है? तो प्रस्तुत पंक्ति में ओज काव्य गुण जो है वह दिया गया है। साथ ही साथ आपको यह भी याद रखना है कि जिस पंक्ति में आपको ट, ठ आदि ड वर्ण है, ढ वर्ण है आदि वर्णों का प्रयोग ज़्यादातर किया जाए, साथ ही साथ जिसमें सकुमार वर्ण जो हैं उनका थोड़ा प्रयोग कम किया जाता है, उष्म वर्ण जो हैं वो ज़्यादा दिए जाते हैं, वहाँ पर ओज गुण जो होता है वह दिया जाता है। अगला प्रश्न है, पाकर आहा उमंग उर्मिला अंग भरे थे, आली ने हंसकर कहा कहाँ ये रंग भरे थे। प्रस्तुत काव्य पंक्ति में कौन सा काव्य गुण है? तो यहाँ पर सुकुमारता जो है वह इस काव्य गुण में हमें दिखाई दे रही है, साथ ही साथ इसमें हमें कोमलता, माधुर्यता आदि के जो गुण हैं वह भी दिखाई दे रहे हैं। इसी कारण से इस पंक्ति में माधुर्य गुण जो है वह प्रयुक्त हुआ है। अगला प्रश्न है, जय होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन। प्रस्तुत काव्य पंक्ति में कौन सा काव्य गुण है? तो यहाँ पर ओज काव्य गुण जो है वह प्रयुक्त हुआ है। अगला प्रश्न है, मंद मंद मुरली बजावत अधर धरे, मंद मंद निकस्यो मुकुंद मधुवन ते। प्रस्तुत काव्य पंक्ति में या पद्यांश में किस काव्य गुण व रीति का उदाहरण है? तो प्रस्तुत पंक्तियां जो दी गई हैं उसमें माधुर्य गुण है, साथ ही साथ वैदर्भी रीति भी है। साथियों, जहाँ पर भी माधुर्य गुण होता है वहाँ पर वैदर्भी रीति भी पाई जाती हैं, ये आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि काव्य की गुण कौन सा है तो माधुर्य गुण है, काव्य की रीति कौन सी है तो वैदर्भी रीति है। ये दोनों आपको बातें यहाँ से याद रखनी है। अगला प्रश्न है, नयन उन्हें है निष्ठुर कहते, पर उनसे जब आंसू बहते, सदय हृदय वह कैसे सहते, गए तरस ही खाते, सखी वे मुझसे कहकर जाते। यशोधरा जो काव्य हमारी रचना है वहाँ से यह पंक्तियाँ ली गई हैं। उपयुक्त पद्यांश में आपको बताना है कि कौन सा काव्य गुण और कौन सी रीति है। तो यहाँ पर माधुर्य गुण है, साथ ही साथ वैदर्भी रीति है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, मुनिवर जतनु करही जेही लागी, भूप राजू तजी हो ही बेरागी, सोई कोसलाधीश रघुराया, आयु करन तो ही परदाया। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा काव्य गुण है? तो जहाँ पर नीति, भक्ति आदि की बात की जाती है वहाँ पर प्रसाद गुण जो है वो मुख्य रूप से होता है। तो इस पंक्ति में भी आपको प्रसाद गुण जो है वह दिखाई दिया है और यहाँ पर आपको प्रसाद गुण ही लगाना है। अगला प्रश्न है, कब आए थे तुम चुपके से रजनी के पिछले पहरों में, क्या तुम देखकर आते यो मतवाली कोयल बोली थी।
प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा काव्य गुण है? तो जहाँ पर कोमलकांत पदावली होती हैं, माधुर्य या मधुरता से भरे शब्द जो होते हैं, सुनने में वो कर्णप्रिय लगते हैं, वहाँ पर हम माधुर्य गुण लगाते हैं। तो इस पंक्ति में भी हमारा माधुर्य गुण है। अगला प्रश्न है, भारत माता ग्रामवासिनी खेतों में फैला है श्यामल, धूल भरा मेला सा आंचल, गंगा यमुना में आंसू जल, मिट्टी की प्रतिमा उदासीनी। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा काव्य गुण है? तो जहाँ पर हमें किसी भी काव्य को पढ़ते से ही उसका अगर अर्थ हमें समझ में आ जाता है और कोमल काल पदावली दी जाती हैं, अधिक समास वाले पद नहीं होते हैं, वहाँ पर हम प्रसाद गुण लगाते हैं। तो यहाँ पर इस पंक्तियों में भी प्रसाद गुण है। अगला प्रश्न है, नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अध खुला अंग, खिला हो जो बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा काव्य गुण है? तो यह जो पंक्तियां हैं हमारे प्रसिद्ध कामायनी जो रचना है वहां से ली गई हैं। इस पंक्तियों में कौन सा काव्य गुण है वह आपको बताना है। तो इन पंक्तियों में माधुर्य काव्य गुण जो है वह दिया गया है। अगला प्रश्न है, हय रुंड गिरे गज झुंड गिरे, कट कट अवनी पर शुंड गिरे, भू पर हय विकल वितुंड गिरे, लड़ते लड़ते अरिजुंड गिरे। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा काव्य गुण है, वह कौन सी रीति है, यह आपको बतानी है। तो यहाँ पर इन पंक्तियों में ओज काव्य गुण है, क्योंकि यहाँ पर युद्ध स्थल का या युद्ध भूमि का जो क्षेत्र है वहाँ का दृश्य दिखाया गया है, और साथ ही साथ वीरता उत्साह या युद्ध का जो माहौल जो होता है वह इसमें दिखाई दे रहा है कि किस प्रकार से युद्ध क्षेत्र में गज हाथी जो हैं वह झुंड के झुंड गिर रहे हैं, और हाय जो हैं किस तरह से गिर रहे हैं, साथ ही साथ अरी यानी कि दुश्मन जो हैं उनके सिर भी गिर रहे हैं। तो जहाँ पर ओजता की बात आती है, उत्साह की वीरता की जो बात आती है, तो वहाँ पर हम ओज गुण लगाते हैं, और इस पंक्ति में भी ओज गुण है। साथ ही साथ इसमें गोड़ी रीति भी है, क्योंकि गोड़ी रीति में भी जो हैं ओज और कांति के जो गुण हैं वो पाए जाते हैं। साथ ही साथ इसमें माधुर्य गुण का जो अभाव पाया जाता है, बड़े बड़े सामासिक पद जो होते हैं और परुष जो ध्वनि होते हैं, वर्ण होते हैं, वे इसमें प्रयुक्त होते हैं। इसी कारण से यहाँ पर भी गोड़ी रीति है। ये दोनों आपको बात याद रखनी है कि जहाँ पर जिस पंक्ति में ओज गुण होता है वहाँ पर गोड़ी रीति भी होती है। अगला प्रश्न है, चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा काव्य गुण है? तो यहाँ पर हम जब इन पंक्तियों को पढ़ते हैं और पढ़ते से ही हमें अर्थ जो है वह समझ में आ रहा है आसानी से, इसी कारण से यहाँ पर प्रसाद काव्य गुण जो है वह प्रयुक्त हुआ है। अगला प्रश्न है, नैनों की नीलम की गाटी, जिस रसगन में छा जाती हो, तुम कौंद की किससे अंतर की, शीतलता ठंडक पाती है। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा काव्य गुण है? तो प्रस्तुत पंक्ति में माधुर्य काव्य गुण जो है वह दिया गया है। अगला प्रश्न है, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा काव्य गुण है? जहाँ पर हम जिस काव्य पंक्ति में हम देखते हैं कि नीति की बात कही गई हो, भक्ति की बात कही गई हो, वहाँ पर हम प्रसाद गुण लगाते हैं। तो यहाँ पर भी ज्ञान की बातें यानी कि भक्ति की बात है, साथ ही साथ नीति की बात भी की जा रही है, इसी कारण से यहाँ पर प्रसाद गुण होगा। अगला प्रश्न है, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा दीन रोए, पानी पर रातों को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा काव्य गुण है? तो यहाँ पर कोमलकांत पदावली दी गई है, इसी कारण से यहाँ पर माधुर्य गुण है। अगला प्रश्न है हमारा साथियों, एक पंक्ति दी गई है, धसती धरा धधकती ज्वाला, ज्वालामुखियों के विश्वास। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा काव्य गुण है और कौन सी काव्य रीति है? तो हमारे जो इस पंक्तियों में काव्य गुण है वह है ओज गुण, और रीति जो है वह है गोड़ी रीति। ओज गुण और जो रीति है दोनों में ही समानता इस प्रकार से होती है कि दोनों को जब हम पढ़ते हैं तो हमारे हृदय में दीप्ति जागृत हो जाती है। दोनों में ही माधुर्य गुण जो है साथ ही साथ उसका अभाव जो है वह पाया जाता है। ओज और कांति के जो तत्व होते हैं वह इन पंक्तियों में अधिकतर हमें देखने को मिलते हैं।
द्वित वर्ण व्यंजन जो होते हैं, संयुक्त व्यंजन जो होते हैं, कठोर वर्ण जो होते हैं उनका भी प्रयोग होता है। साथ ही साथ लंबे लंबे सामासिक पद जो होते हैं उनका भी प्रयोग होता है। तो इस पंक्ति में हमें ओज गुण और गोड़ी रीति लगानी है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना है आपको। अगला प्रश्न है, लाटी को चौथी रीति मानने वाले आचार्य कौन है? तो लाटी को चौथी रीति जिसने माना है वे हैं आचार्य रुद्रट। मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार परीक्षा में आया हुआ है, फिर पूछा जा सकता है, याद रखेंगे आप। अगला प्रश्न है, अरावली श्रृंग सा समुन्नत सिर किसका? बोलो कोई बोलो रे, अरे क्या तुम सब मृत हो? प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा काव्य गुण व कौन सी रीति है? तो यहाँ पर ओज गुण है और गोड़ी रीति है। जहाँ पर ओज गुण होता है साथियों, वहाँ पर गोड़ी रीति होती है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, प्रियतम छवि नैनन बसी, पर छवि कहाँ समाये, भरी सराय रहीम लखी, आपू पथिक फिरी जाए। प्रस्तुत पद्यांश में किस काव्य गुण और किस काव्य रीति का प्रयोग हुआ है? तो इसमें माधुर्य गुण है और वैदर्भी रीति होती है। वैदर्भी रीति जो है विशेष रूप से विदर्भ देश से आई हुई है, इसी कारण से इसका नाम जो है वैदर्भी रीति पड़ा है। इसमें सुकुमार वर्ण जो होते हैं उसकी अधिकता रहती है। साथ ही साथ ट ठ ढ आदि जो वर्ण होते हैं इनका प्रयोग नहीं होता है, ये आपको याद रखना है। श्रृंगार, करुण आदि कोमल रसों में यह मुख्य रूप से प्रयुक्त मानी जाती हैं, उनके लिए उपयुक्त मानी जाती हैं। इसमें जो समाज जो होते हैं, लंबे लंबे समासिक पद नहीं रहते हैं, कठोर वर्ण भी नहीं रहते हैं, इसी कारण से इसको हम वैदर्भी रीति कहते हैं। और जहाँ पर वैदर्भी रीति होती है वहीं माधुर्य गुण भी होता है, यह आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, भय क्रुद्ध युद्ध विरुद्ध रघुपति त्रोण सयाक कसम से, कोदंड धुति अति चंड सुनी, मनुजाद सब मारुत ग्रसे। प्रस्तुत काव्य पंक्ति में कौन सी रीति है? तो प्रस्तुत काव्य पंक्ति में गोड़ी रीति है और ओज गुण है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, बसन बटोरी बोरी बोरी, तेल तमी चर, खोरी खोरी जाई ढाई, आई बांधत लंगूर है। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सी काव्य रीति है? तो प्रस्तुत पंक्ति में गोड़ी रीति यानी कि ओज गुण से संबंधित इसमें गुण है और रीति जो है गोड़ी रीति है। अगला प्रश्न है, करते अभिषेक पयोध है, बलिहारी इस वेश की, सगुण मूर्ति सर्वेश की, है मातृभूमि तू सत्य है। प्रस्तुत पद्यांश में किस काव्य काव्य गुण और रीति का उदाहरण है आपको बताना है। तो प्रस्तुत पंक्तियां जो हैं वह प्रसाद गुण से संबंधित हैं, साथ ही साथ इसमें वैदर्भी रीति भी है। अगला प्रश्न है, भत्सना से भीत हो वह बालक चुप हो गया। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा काव्य दोष है? तो यहाँ जो दोष है वह है श्रुति कटुत्व दोष। मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना है। भत्सना शब्द जो है इसमें सुनने में हमें थोड़ा सा कर्कश लगता है, इसी कारण से यहाँ पर श्रुति कटुत्व दोष जो है वह हुआ है। जो भी शब्द हमें सुनने में अप्रिय लगते हैं, जिनको हम जिनका प्रयोग जो है वह वातावरण के अनुकूल नहीं होता है, साथ ही साथ हमें ऐसा लगता है कि जैसे जिनको सुनने में अगर हमें थोड़ा सा भी कठिनाई महसूस होती है या जो हमारे कर्ण प्रिय नहीं होते हैं, वहाँ पर हम श्रुति कटुत्व दोष जो है वह मानते हैं। अगला प्रश्न है, तदोषो शब्दार्थो सगुणावृत्तिकृति व्यापी। काव्य दोष के संदर्भ में यह परिभाषा है वह किसके द्वारा दी गई है? तो काव्य दोष के संदर्भ में यह परिभाषा जो है वह आचार्य मम्मट द्वारा दी गई है। अगला प्रश्न है, भरत मुनि ने काव्य दोषों की संख्या कितनी मानी है? जहां पर भरत मुनि ने काव्य जो गुण है उनकी संख्या 10 मानी थी, वहीं पर उन्होंने काव्य दोष जो है उनकी संख्या भी 10 मानी है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, परीक्षा में कई बार पूछा गया है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, रसानुभूति में बाधा उत्पन्न करने तथा काव्य उद्देश्य में व्यवधान उत्पन्न करने वाले तत्वों को क्या कहते हैं? तो रसानुभूति में बाधा उत्पन्न करने वाले, साथ ही साथ काव्य उद्देश्य में व्यवधान उत्पन्न करने वाले जो तत्व होते हैं उन्हें हम काव्य दोष कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना है। अगला प्रश्न है, काव्य दोष कितने प्रकार के होते हैं? तो काव्य दोष है वह 3 प्रकार के माने गए हैं, शब्द दोष, अर्थ दोष और रस दोष।
जब हम शब्द दोष को पढ़ते हैं तो हमारे जो आरपीएससी सेकंड ग्रेड में हमें शब्द दोष ही दिए गए हैं, तो उन्हें ही हमें पढ़ना। अगला प्रश्न है हमारा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वर्णों अथवा शब्दों के प्रयोग में असावधानी होने पर जब अर्थ का बोध होने से पहले ही अगर दोष जान पड़े, वहाँ कौन सा काव्य दोष होता है। तो यदि हम पदों की रचना करते समय या रचना करते समय ऐसे वर्णों या शब्दों का प्रयोग असावधानी से कर देते हैं, जिससे कि हमें बाद में अर्थ का, जब हम उसका अर्थ निकालते हैं तब वहाँ पर हमें दोष जान पड़ता है, तो वहाँ पर शब्द दोष होता है, क्योंकि शब्दों के कारण ही वहाँ पर दोष उत्पन्न हो रहा है। इसी कारण से उस पद में या रचना में शब्द दोष माना जाता है। अगला प्रश्न है, रस के अपकर्षक दोष कहलाते हैं। रस के अपकर्षक दोष कहलाते हैं। उक्त परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? तो रस के अपकर्षक दोष कहलाते हैं, यह परिभाषा दी है आचार्य विश्वनाथ ने। आचार्य विश्वनाथ जी का समय 14वीं शताब्दी का माना जाता है। साथ ही साथ इनके साहित्य दर्पण जो नामक काव्य ग्रंथ है वो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखना है आपको। अगला प्रश्न है, जहां पर व्याकरण के नियमों का पालन न हो, अर्थात लिंग, वचन आदि के आधार पर शब्दों का प्रयोग न हो, उस पद में कौन सा काव्य दोष होता है। यानी कि जिस पद में भी हम व्याकरणिक नियमों का पालन नहीं करते हैं, लिंग वचन के अनुसार उनको बदलते नहीं हैं, वाक्य में उनका प्रयोग नहीं करते हैं, उन शब्दों में कौन सा काव्य दोष होता है या उस पद में कौन सा काव्य दोष होता है, तो वहाँ पर चयुक्त संस्कृति दोष जो है वह माना जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना है। अगला प्रश्न है, इस निराशिता को छोड़ो, आशा से काम लो। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा काव्य दोष है? तो निराशिता शब्द जो है कोई व्याकरणिक नियम के अनुसार सही शब्द नहीं माना जाता है, इसलिए यहाँ पर चयुक्त संस्कृति काव्य दोष जो है वह माना गया है। अगला प्रश्न है, मरम वचन सीता जब बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। प्रस्तुत काव्य पंक्ति में कौन सा काव्य दोष है? तो यहाँ पर भी बोला शब्द जो है सीता के लिए प्रयुक्त हुआ है, जबकि सीता जो है स्त्रीलिंग है। अगर यहाँ पर हम बोली शब्द जो है अगर आता तो वही सही रहता। इसी कारण से यहाँ पर व्याकरणिक दोष जो है वह आया है, इसीलिए यहाँ पर चुत्त संस्कृति काव्य दोष जो है वह प्रयुक्त हुआ है, यहाँ पर दोष माना गया है। अगला प्रश्न है, फूलों में लावण्यता देती आनंद। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा काव्य दोष है? तो यहाँ पर लावण्यता शब्द जो है वह व्याकरणिक दृष्टि से अशुद्ध शब्द है, इसीलिए यहाँ पर चुत्त संस्कृति काव्य दोष जो है वह माना गया है। अगला प्रश्न है, क्षिपी स्तर पर एक पावक रक्त कण चूम। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा काव्य दोष है? तो यहाँ पर भी च्युत संस्कृति काव्य दोष जो है वह माना गया है। अगला प्रश्न है, मचक मचक मत चलो। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा काव्य दोष है? तो यहाँ पर मचक मचक शब्द जो है यह ग्रामीण भाषा का शब्द है, इसी कारण से यहाँ पर ग्रामत्व काव्य दोष जो है माना गया है। काव्य में यदि हम ग्रामीण भाषा का प्रयोग या फिर सामान्य बोलचाल की भाषा का जो प्रयोग है वह काव्य रचना में अगर हम कर लेते हैं तो वहाँ पर ग्रामत्व दोष जो है वह माना जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ग्रामत्व दोष, साथ ही साथ क्लिष्टत्व दोष, अक्रमत्व, दुष्क्रमत्व और श्रुति कटुत्व है, अप्रतित्व है, ये हमारे आरपीएससी सेकंड ग्रेड में दिए गए हैं मुख्य दोष, तो इनको हमें अच्छे से याद रखना है। अगला प्रश्न है, कौन तुम वसंत के दूत, दिरस पतझड़ के अति सुकुमार। प्रस्तुत काव्य पंक्ति में कौन सा काव्य दोष है? तो प्रस्तुत काव्य पंक्ति में च्युत संस्कृति काव्य दोष है। अगला प्रश्न है हमारा, मधुप मस्त हो कुंज में गाते छवि के छेद। प्रस्तुत काव्य पंक्ति में कौन सा काव्य दोष है? तो इस काव्य पंक्ति में च्युत संस्कृति काव्य दोष जो है वह दिया गया। अगला प्रश्न है हमारा साथियों, जिस पद में शब्द सुनने में अप्रिय लगे तथा कठोर प्रतीत हो, उस पद में कौन सा काव्य दोष होता है? तो जहाँ पर भी हम किसी पद या रचना को पढ़ते हैं वहाँ पर अगर हमें कोई शब्द ऐसा आ जाता है जो हमारे कर्ण प्रिय न हो, यानी कि कानों को वह सुनना पसंद नहीं आता है, या बार बार जब उस शब्द का बार बार दोहरान होता है तब वह शब्द जो है हमें अप्रिय लगने लग जाता है, तो वहाँ पर कौन सा दोष होता है? तो वहाँ पर श्रुति कटुत्व दोष जो है वह होता है, आपको याद रखना है।
अगला जो है पद दिया गया है कि भत्सना से भीत हो वह बालक चुप हो गया। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा काव्य दोष है? तो यहाँ पर भत्सना शब्द जो है थोड़ा सा सुनने में कर्णप्रिय नहीं है और सुनने में भी अप्रिय सा लग रहा है, इसी कारण से यहाँ पर श्रुति कटुत्व दोष जो है वह मुख्य रूप से हुआ है। अगला प्रश्न है, थारा रूप देखा अटकी, कुल कुटुम सजन सकल बार बार हटकी, विसरणिया लगन लगा मोर मुकुट वटकी, मारो मन मगन श्याम व लोक कहाँ भटकी, मीरा प्रभु शरण गया जान्या घट घट की। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा काव्य दोष है? तो यहाँ पर साथियों अटकी, हटकी, वटकी, भटकी आदि शब्द जो आ रहे हैं बार बार, उनको सुनने में हमें थोड़े से कर्णप्रिय नहीं लगते हैं ये, इसी कारण से यहाँ पर श्रुति कर्तृत्व दोष है। और यह जो पद है वो मीरा पदावली से लिया गया है, आपको याद रखना है। अगर वहाँ पर भी अगर प्रश्न पूछ लिया जाए तो भी हमारा आंसर जो है श्रुति कर्तृत्व होगा। अगला प्रश्न है, कवि के कठिनता कर्म की करते नहीं हम दृष्टता, पर क्या करे विषयोत्कृष्टता करती विचारो उत्कृष्टता। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा काव्य दोष है? तो यहाँ पर दृष्टता शब्द जो है, विषयोत्कृष्टता शब्द जो है, विचारोत्कृष्टता शब्द जो है सुनने में कर्णप्रिय नहीं लग रहे हैं, यानी कि जब हम उनको सुनते हैं तो थोड़ा सा हमें अप्रिय सा लगता है, इसी कारण से यहाँ पर श्रुति कटुत्व दोष जो है वह हुआ है, क्योंकि यहाँ पर द्वित्व व्यंजन जो है अधिक इनका प्रयोग किया गया है, कठिन शब्द जो है उनका प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है, घट 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 घटित घनों ही दुख अट अट चट चट चटकत सुहागन की बलियां। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा काव्य दोष है? तो यहाँ पर भी घ शब्द जो है ज़्यादा प्रयोग किया जा रहा है, ट वर्ण जो है द्वित्व व्यंजन जो है वह भी इसमें अधिक आ रहा है, घट घट हैं, अट अट हैं, चट चट शब्द जो हैं ये बार बार हमें सुनने में अप्रिय से लगते हैं, इसीलिए यहाँ पर भी श्रुति कटुत्व दोष जो है वह हुआ है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखना है आपको। अगला प्रश्न है, साहित्यिक रचना में बोलचाल के ग्रामीण शब्दों का प्रयोग होने पर वहाँ कौन सा दोष माना जाता है? यानी कि कोई रचना या साहित्यिक रचना अगर हम करते हैं वहाँ पर ऐसा शब्द आ जाता है जो कि व्याकरणिक दृष्टि से भी देखा जाए या अगर हम कहें कि मानक रूप में भी देखा जाए तो वह शब्द जो है ग्रामीण भाषा का अगर हमें लगता है तो वहाँ पर ग्रामत्व दोष जो है वह मुख्य रूप से पाया जाता है, आपको याद रखना है। तो जिस साहित्यिक रचना में अगर बोलचाल की भाषा में ग्रामीण शब्दों का प्रयोग अधिक किया जाता है वहाँ पर ग्रामत्व दोष जो है वह पाया जाता है। अगला प्रश्न है, हमारा एक पद दिया गया है कि मुंड पे मुकुट धरे सोहत गोपाल। यहाँ पर कृष्ण का जो है उसके श्रृंगार वर्णन जो है वो किया गया है कि श्री कृष्ण ने सिर पर जो है मुकुट, मोर का मुकुट जो है वह धारण कर रखा है। पर जैसे ही हम इस पद को पढ़ते हैं तो यहाँ पर एक शब्द आता है मुंड। मुंड शब्द जो है वह थोड़ा सा हमारी मानक जो हिंदी भाषा है वहाँ पर यह जो शब्द है वह सूट नहीं होता है, यानी कि यह जो शब्द है मान्य नहीं है, इसी कारण से यहाँ पर मुंड शब्द जो है वहाँ पर ग्रामत्व दोष जो है मुख्य रूप से पाया गया है, इसी कारण से इस पद में ग्रामत्व दोष जो है वह है। अगला प्रश्न है, सत्य सराही कचहूँ बरु देना, जानहूँ मांगी लेही चबेना। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा काव्य दोष है? तो यहाँ पर चबेना शब्द जो है वह ग्रामीण भाषा का शब्द है, इसी कारण से यहाँ पर ग्रामत्व दोष जो है वह हुआ है इन पद में। अगला प्रश्न है, मूड पे पाग विराजित श्याम के कानन कुंडल लोह निहारिये। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा काव्य दोष है? तो यहाँ पर मुंड शब्द जो है, मूड शब्द जो है वह आया है, इसी कारण से यहाँ पर भी ग्रामत्व दोष जो है मुख्य रूप से इस पद में। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट पद दिया गया है हमारा, आंधाई सीसी सुलूखी बिरह बिरनी बिरलात बीच ही सकी गुलाब गो चीटो हुई न गात। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा काव्य दोष है? तो साथियों जब हम इस पंक्ति को पढ़ते हैं तब हमें कहीं ना कहीं ग्रामीण भाषा के जो शब्द हैं वह दिखाई देते हैं, जैसे आंधाई है, बिललात शब्द जो हैं, चीटो शब्द जो हैं, ये ग्रामीण भाषा के शब्द हैं, इसी कारण से इस पद में ग्रामत्व दोष जो है वह हमें दिखाई देता है, इसीलिए यहाँ पर ग्रामत्व दोष होगा। अगला प्रश्न जो है हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट है,
लोक व्यवहार में न प्रयुक्त होने वाले शास्त्रीय शब्दों का काव्य में प्रयोग होने पर कौन सा काव्य दोष माना जाता है। यानी कि ऐसे शास्त्रीय शब्द जिनका प्रयोग हम लोक व्यवहार यानी कि सामान्य जो हमारी रचना करते समय हम शब्दों का प्रयोग करते हैं वहाँ पर हम नहीं प्रयोग करते हैं, किंतु कभी कभी उन शब्दों का प्रयोग हम रचनाओं में या काव्यों में जब हमें देखने को मिलता है तो वहाँ पर कौन सा दोष माना जाता है। तो वहाँ पर अप्रतित्व दोष जो है वह माना जाता है उस काव्य में या पद में। अगला प्रश्न है, विस्मय यह गोदावरी अमृतन को फल देत। मोस्ट इम्पोर्टेंट पद हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट पंक्तियां हैं, कई बार परीक्षा में आई हुई हैं और इस बार भी हो सकता है यह परीक्षा में आ जाए। तो प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा काव्य दोष है यह आपको बताना है। तो यहाँ पर शास्त्रीय भाषा का जो शब्द है वह आया है विष। विष शब्द का अगर हम सामान्य अर्थ निकालें तो जल से लिया जाता है, किंतु यह शास्त्रीय शब्द है, इसी कारण से इस पद में हमें जो अप्रतित्व दोष है वह हमें इन पद पंक्तियों में दिखाई देता है। विष का अर्थ जल से लिया गया है, किंतु यह एक शास्त्रीय भाषा का शब्द है, इसी कारण से इस पद में अप्रतित्व दोष जो है वह है। अगला प्रश्न है, तत्व ज्ञान पाकर हुए आशय दलित समस्त। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा काव्य दोष है। तो यहाँ पर तत्व ज्ञान जो शब्द आया है वह भी अप्रतित्व है, यानी कि शास्त्रीय भाषा का शब्द है, इसी कारण से यहाँ पर अप्रतित्व दोष जो है इस पंक्तियों में हुआ है। अगला प्रश्न है, बहुत देखे तेरे यह अनुभव। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा काव्य दोष है। तो यहाँ पर अनुभव शब्द जो है वह शास्त्रीय भाषा का शब्द है और इसका अर्थ होता है शरीर की जो चेष्टाएं होते हैं, हाव भाव जो होते हैं उनको हम अनुभव कहते हैं, किंतु इनका हम लोक व्यवहार में प्रयोग नहीं करते हैं इन शब्द का, इसीलिए यहाँ पर अप्रतित्व दोष जो है वह हमें दिखाई देता है। अगला प्रश्न है हमारा, क्लिष्टत्व दोष जो है उससे संबंधित है। कुंभजन पान कुमारी सहोदर आनन देख लजात। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा काव्य दोष है। तो साथियों, जहाँ पर भी हमें काव्य में अगर जो ऐसे शब्द हों जिनका हमें अर्थ करने में कठिनाई महसूस होती है या जिनका अर्थ करने में हमें ज़्यादा माथापच्ची करनी पड़ती है, तो वहाँ पर क्लिष्टत्व दोष जो है वह पाया जाता है। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है कि कुंभज, कुंभज शब्द जो है इसका अर्थ यहाँ पर अगस्त जो है उसके लिए लिया गया है। पान शब्द का प्रयोग जो है समुद्र के लिए आया है और कुमारी यानी कि पान कुमारी यानी कि समुद्र की जो बेटी है यानी कि लक्ष्मी उसके लिए आया है। उसका सहोदर यानी कि उसका चंद्रमा जो भाई है वह, और उसको देखकर लजाते, यानी कि यहाँ पर अगर हम सीधे सीधा अर्थ निकालें तो जो नायिका है उसका मुख जो है चंद्रमा के समान है जिसको देखकर लजा आती है। तो यहाँ पर हमें अर्थ को निकालने में बड़ी कठिनाई महसूस हो रही है, अर्थ को निकालने के लिए हमें माथापच्ची करनी पड़ रही है, इसी कारण से यहाँ पर इस पद में क्लिष्टत्व दोष जो है वह प्रयुक्त हुआ है। अगला प्रश्न है, मदिर अदर हरि बदी गए हरि आहार चली जात नखत बेद ग्रह जोरी अर्ध करी को बरेज हम खात। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा काव्य दोष है। तो बहुत ही लोकप्रिय जो पंक्तियां हैं यह हैं हमारी और कई बार परीक्षाओं में आई हुई है। तो यहाँ पर जो गोपियां हैं वो श्री कृष्ण के वियोग में कहती हैं कि हम जो है मंदिर अधर यानी कि घर का जो आधा भाग होता है यानी कि पिछवाड़ा जो होता है उसको हम कह सकते हैं हरि आहार। हरि आहार का अर्थ अर्थात सिंह का भोजन अर्थात मास यानी कि महीना जो होता है वह चला जाता है। नखत यानी कि अगर हम देखें तो नक्षत्र जो हमारे होते हैं वे 27 नक्षत्र होते हैं, वेद हमारे जो हैं वो 4 होते हैं, ग्रह जो हमारे 9 होते हैं। जब इन चारों को जोड़ते हैं यानी कि 27 नक्षत्र, 4 वेद और 9 ग्रहों को हम जोड़ते हैं तो वहाँ होते हैं 40, और 40 के आधा यानी कि अर्ध यानी कि आधा करने पर जो बचता है यानी कि 20 को उन्होंने विष कहा है और विष हम खाकर मर जाते हैं। तो यहाँ पर गोपियाँ जो हैं वह कहीं ना कहीं भाषा को क्लिष्टत्व बना रही है और इसी कारण से इस पद में क्लिष्टत्व दोष जो है वह आया है। अगला प्रश्न है, तरु रिपु धर देखी के विरहनी तीय अकुलाय।
यहाँ पर भी साथियों क्लिष्टत दोष है, इसीलिए आपको यहाँ पर क्लिष्टत दोष जो है वह लगाना है, क्योंकि अर्थ करने में हमें कठिनाई महसूस होती है। अगला प्रश्न है, अहि रिपु पति सदन है मुख तियो रमणीक, प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा काव्य दोष है? तो यहाँ पर भी हमें अर्थ करने में कठिनाई महसूस होती है। जैसे अहि का अर्थ होता है सर्प, रिपु यानी कि सर्प का जो शत्रु होता है वह होता है गरुड़, गरुड़ के पति यानी कि भगवान विष्णु जो हैं उनके लिए ये शब्द आया है। उनकी जो सदन है, सदन यानी कि उनकी जो पत्नी है, उनका वाहन जो है कमल, कमल के समान जो तुम्हारा मुख है वह रमणीक है। तो यहाँ पर नायक जो है वह नायिका की प्रशंसा में कहता है कि तुम्हारा जो मुख है वह कमल के समान रमणीक है, किंतु उस बात को उसने घुमा फिरा कर कहा है, इसीलिए यहाँ पर हमें अर्थ करने में कठिनाई महसूस हो रही है, इसीलिए यहाँ इस पद में क्लिष्टत्व दोष है। अगला प्रश्न है, तो पर वारी चार मृग चार विहिग फल चार, प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा काव्य दोष है? तो यहाँ पर भी यह जो पंक्तियां हैं भिखारी दास जी की हैं, और यहाँ पर भी क्लिष्टत्व दोष जो है दोष जो है यहाँ आया है, क्योंकि इसका अर्थ करने में हमें कठिनाई महसूस हो रही है। अगला प्रश्न है हमारा साथियों, खगपति पति तीय पितु वधु जल समान तऊ वेन, प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा काव्य दोष है? तो यहाँ पर भी हमें शब्दों का अर्थ जो है उसका अर्थ करने में कठिनाई महसूस हो रही है, इसी कारण से यहाँ पर इस पद में भी क्लिष्टत्व काव्य दोष पाया गया है। अगला प्रश्न है, विश्व में लीला निरंतर कर रहे मानवी, प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा काव्य दोष है? तो इस पंक्ति में हमें अक्रमत्व काव्य दोष जो है वह दिखाई दे रहा है, क्योंकि हम जब छंदों या पदों का निर्माण करते हैं, काव्य रचना करते हैं, तब अगर हमने जिन पदों का क्रम जो होता है उन नियमों के अनुसार उनको अगर नहीं रखा है तो वहाँ पर अक्रमत्व काव्य दोष जो है वह माना जाता है। तो इस पंक्ति में भी हमें मानवी शब्द जो है उसका प्रयोग लीला शब्द से पहले करना था, इसी कारण से यहाँ पर अक्रमत्व काव्य दोष जो है वह आया है। अगला प्रश्न है, जहाँ कोई उचित पद जो है उचित स्थान पर प्रयुक्त न होकर अनुचित स्थान पर प्रयुक्त हो और उसका क्रम जोड़ने में हमें कठिनाई हो, वहां पर कौन सा काव्य दोष माना जाता है? तो वहां पर अक्रमत्व काव्य दोष जो है वह माना जाता है। जब हम नियम के अनुसार शब्दों को उचित स्थान पर नहीं रखते हैं और उनका क्रम जो है आगे पीछे कर देते हैं, वहां पर अक्रमत्व काव्य दोष जो है वह आता है। अगला प्रश्न है, थी करुणा प्रभु ने की जब जब कि तभी पतित उद्धार हुआ, तो प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा काव्य दोष है? तो यहाँ पर भी शब्दों का जो क्रम है वह साथियों अलग अलग यानी कि आगे पीछे जो है वह रखा गया है, इसी कारण से इस पद में भी अक्रमत्व काव्य दोष जो है वह आया है। अगला प्रश्न है, अमानुषी भूमि अवानरी करो, प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा काव्य दोष है? तो यहाँ पर भी शब्दों का क्रम जो है वह उचित स्थान पर नहीं रखा गया है, इसीलिए इस पद में भी अक्रमत्व काव्य दोष है। अगला प्रश्न है, रुपये दे दो 100 नहीं तो 1000 दे दो, प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा काव्य दोष है? तो यहाँ पर भी जो संख्या है उनका क्रम जो है वह निश्चित नहीं रखा गया है, इसी कारण से यहाँ पर भी अक्रमत्व काव्य दोष जो है वह इन पंक्तियों में आया है। अगला प्रश्न है हमारा साथियों, अब तो मिलते नहीं वीर जन अर्जुन भीम समान के, प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा काव्य दोष है? तो यहाँ पर पदों का क्रम जो है वह उचित स्थान पर नहीं रखा गया है, इसी कारण से यहाँ पर अक्रमत्व काव्य दोष है, क्योंकि के जो शब्द हैं वह अर्जुन भीम के समान आना चाहिए था, इसी कारण से यहाँ पर अक्रमत्व काव्य दोष आया है। अगला प्रश्न है, जहाँ शास्त्र और लोक के विरुद्ध क्रम होता है वहां पर कौन सा काव्य दोष माना जाता है? यानी कि कोई पद या रचना करते समय अगर वह जो शब्द या पद है शास्त्र और लोक के विरुद्ध हो, वहां पर कौन सा काव्य दोष होता है? तो वहां पर दुष्क्रमत्व काव्य दोष जो है वह माना जाता है। अगला प्रश्न है, नृप मोको है दीजिए अथवा मतंग, प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा काव्य दोष है? तो यहाँ पर दुष्क्रमत्व काव्य दोष जो है वह हुआ है, क्योंकि नृप जो है राजा से एक वीर जो है वह है यानी कि घोड़ा मांगता है, अगर आपके पास घोड़ा ना हो तो वह मतंग यानी कि हाथी मांगता है। तो यहाँ पर छोटी वस्तु न होने पर बड़ी वस्तु की मांग करना अनुचित लगता है, इसी कारण से यहाँ पर दुष्क्रमत्व दोष जो है वह आया है। अगला प्रश्न है, मारुत नंदन मारुत को मन को
खगराज को वेग लजायो। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा दोष है? तो यहाँ पर भी दुष्क्रमत्व काव्य दोष जो है वह प्रयुक्त हुआ है, क्योंकि यहाँ दिया गया है कि खगराज जो है वह बाद में आया है शब्द, पहले आया है मन शब्द। मन की जो गति होती है वह सबसे ज़्यादा अधिक होती है, किंतु यहाँ पर खगराज जो है उसका भी वेग को लजा रहा है, तो इसी कारण से यहाँ पर दुष्क्रमत्व काव्य दोष जो है वह इन पंक्तियों में आया है। अगला प्रश्न है हमारा, सीता जू रघुनाथ को अमल कमल की माल पहलाई। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा काव्य दोष है? तो यहाँ पर अक्रमत्व काव्य दोष जो है वह इन पंक्तियों में आया है। तो साथियों, आज हमने काव्य दोष, काव्य गुण और काव्य रीति से संबंधित महत्वपूर्ण पदों को प्रश्नों को हल किया है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।